आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि हम लोग एक नया घर देखने जा रहे थे। मेरे पति बैंक की नौकरी करते थे और मैं एक हाउसवाइफ थी। करीब करीब पिछले 12 साल से हमने इसी दिन के लिए पैसे जोड़ रखे थे। रश्मि तो इतनी खुश थी कि आज वो स्कूल भी नहीं गई। सब कुछ मानो एक सपनों से कम ना था। हम सब ने नए कपड़े पहन रखे थे। मैंने तो रवि की फेवरेट साड़ी पहन रखी थी और रश्मि मेरी छोटी बेटी तो जैसे गुड़िया लग रही थी। हम सब लोग अपनी कार में बैठ गए। आज मेरे मन में एक नई उमंग थी, जैसे मानो मैं एक नई दुल्हन की मानिंद हूं। आज का सफर काफी सुहाना लग रहा था। हम लोग थोड़ी ड्राइव करने के बाद दिए गए पते पर पहुंच गए। वहां दूर एक आदमी खड़ा था। दिखने में वो कॉन्ट्रैक्टर जैसा लग रहा था। उसने सफेद रंग की शर्ट और धारीदार पैंट पहन रखी थी। चेहरे पर उसके झुर्रियां थीं, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। वो आदमी हमको देखकर खुश हो गया और जब वो मुस्कुराया तो उसके सामने के सोने के दांत साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उस आदमी ने मेरे पति से थोड़ी देर बात करने के बाद हमें कहीं और ले जाने लगा। उसकी गाड़ी आगे आगे और हमारी पीछे पीछे। हम लोग अब एक कच्चे रास्ते के ऊपर से जा रहे थे। काफी धूल उड़ रही थी। करीब करीब 5 मिनट के बाद हम लोग उस जगह पर पहुंच गए। मैंने मन ही मन में कहा कि ये कैसी जगह है। वहां एक पुरानी सी बिल्डिंग खड़ी थी और आसपास बड़ा सा पार्क था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहां बहुत सालों से कोई गया ही ना हो। रश्मि मेरी बेटी भी चुपचाप खड़ी थी। आखिर मैंने उस आदमी से पूछ ही लिया कि ये कैसी जगह है। तो उस आदमी ने बताया कि ये बिल्डिंग बिल्कुल न्यू है। 2019 में इस पर कोर्ट केस चल रहा था, तो वो केस हम जीत गए और अब सब ठीक हो गया है। आप चिंता ना करें। उस बिल्डिंग में 6 मंजिलें थीं और हमारा फ्लैट 5वीं मंजिल पे था। हम सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। मेरे पति और वो आदमी आगे निकल गए और मैं वहां रुक गई। वहां एक इलेक्ट्रिक बोर्ड था। मैंने जब ध्यान से उस बोर्ड पे देखा तो वहां छोटे छोटे अक्षरों से 1967 लिखा हुआ था। यह देखकर मुझे अजीब सा लगा और थोड़ा गुस्सा भी आया। ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा था। जब मैं रश्मि के साथ फ्लैट पर पहुंची तो मैं चौंक गई। घर अंदर से नया और बहुत सुंदर था। घर की दीवारों पर अच्छा सा पेंट लगा हुआ था। मैंने सोचा शायद इस आदमी ने कुछ ही दिन पहले कराया हो। जब वो और मेरे पति बात कर रहे थे तो घर में आवाज गूंज रही थी। मैंने अपने पति को इशारे से मना कर दिया, पर ना जानो मेरे पति पर उस आदमी ने क्या जादू कर दिया था। मेरे पति मुझे उल्टा समझाने लगे कि शख्सी करोड़ों की संपत्ति लाखों में मिल रही है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वो आदमी सामने ही खड़ा था तो मैंने कुछ खुलकर नहीं बोला, पर मेरे हाव भाव से दोनों समझ गए थे कि मुझे ये फ्लैट पसंद नहीं आया था। तभी उस आदमी ने मुझे समझाया कि अगर हम लोग इसे 12 दिन में बुक करते हैं तो सिर्फ 32 लाख में काम हो जाएगा, पर अगर एक भी दिन ऊपर नीचे हुआ तो इसका दाम 36 लाख तक चला जाएगा। ये बात सच थी कि हमें अपना घर जल्दी से जल्द अब चाहिए ही था और इस शहर में 35 लाख के नीचे कोई फ्लैट भी नहीं आता था। थोड़ी देर बाद हम सब नीचे आ गए। वहां एक बुढ़ा भिखारी खड़ा था। वो हमारी तरफ कुछ मांगने आ रहा था, पर वो बीच में ही रुक गया। मुझे ऐसा लगा कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी गाड़ी में बैठकर किसी दूसरी फ्लैट की तरफ निकल गया और हम अपने किराए के मकान में जाने लगे। मैं सारे रास्ते रवि से झगड़ा कर रही थी। रवि भी उदास था। हम खा पी कर सोने की तैयारी करने लगे। रश्मि को मैंने दूध पिलाया और अपने सीने से लगाकर सो गई। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी तो अचानक रश्मि के पापा रश्मि को लेकर घर आ गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि रश्मि की मैडम ने फोन किया था।
अचानक रश्मि की तबीयत खराब हो गई थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैं ये सुनते ही बहुत घबरा गई। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने रश्मि के सर पर हाथ रखा तो उसे हल्का हल्का बुखार था। मैंने उसके कपड़े बदले और उसके माथे पर पट्टी करने लगी। शाम होने को थी, बुखार अभी भी बाकी था, तो मैं रोने लगी। रवि ने कहा, अरे इसमें रोने की क्या बात है, ये एक मामूली सा बुखार ही तो है। जब मैं नहीं मानी तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने लगे। रास्ते में काफी भीड़ थी। थोड़े आगे जाके हमारी गाड़ी एक जाम में फंस गई। मैंने अपनी तरफ का कांच नीचे किया और बाहर दुख भरी आंखों से देखने लगी। दूर से एक भिखारी सारी गाड़ियों के शीशे पर नोक करके कुछ पैसे मांग रहा था। जब वो हमारी गाड़ी के पास आया तो मुझे देखकर दूर भागने लगा। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा तो मुझे याद आया कि ये तो वही आदमी है जो उस दिन उस फ्लैट के नीचे खड़ा था। मैंने जोर से पीछे से आवाज दिया कि भैया कहां भाग रहे हो। मेरे मन में अजीब सी बातें चल रही थी। मुझे बस रोना ही आ रहा था। जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर भी रश्मि को देखकर हैरान हो गया। डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, पर फिर भी मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूं। हम लोग अब वापस आ रहे थे। मैंने कार की खिड़की पर हाथ रखा हुआ था और सारे रास्ते ये सोचती रही कि वो भिखारी मुझे देखकर वहां से क्यों भाग गया। रात हो गई थी। अब रश्मि का बुखार कम होने लगा था। रवि खाना खाकर सो गया। मुझे भूख नहीं लग रही थी। मैंने 2 गिलास पानी पिए और भरी मान से सोने चली गई। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पांव पर कुछ रेंग रहा है। तो मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा कि मैं एक जंगल में पड़ी हूं। मैं घबरा के उठ गई और इधर उधर देखने लगी। मैंने बहुत जोर से अपने पति का नाम पुकारा, पर वहां कोई नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं इस जंगल में कैसे पहुंची। मैं ये सब देखते ही वहां से भागने लगी। थोड़ी दूर जाने पर मुझे कुछ धुआं सा दिखाई दिया। मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा वहां एक पार्क था। उसमें बहुत झूले लगे हुए थे। सामने एक सुंदर सी बिल्डिंग थी जिसमें 6 फ्लैट थे। तभी 5वें फ्लैट से एक औरत निकलती है जिसने अपने हाथों में एक बच्चे को बड़ी मजबूती से जकड़ रखा था। मैंने जब ध्यान से देखा तो वो मैं और रश्मि थे। उसने रश्मि को बड़ी बेरहमी से नीचे फेंक दिया। रश्मि नीचे गिरते ही तड़पने लगी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैं रोते हुए रश्मि की तरफ भागने लगी, पर मुझे पीछे से एक आदमी ने खींच लिया। मैं जमीन पर गिर गई। मैंने जब उठ के देखा तो ये वही आदमी था, वही भिखारी। मेरी चीख निकल गई। उसने मेरे मुंह जोर से दबा दिया और कहने लगा, अगर अपने परिवार की सलामती चाहती हो तो इस घर को छोड़ के चली जाओ, वरना अगले जन्म में भी तुम्हारी बच्ची के ऊपर काल दोष आ जाएगा। और तभी उस बिल्डिंग में आग लगने लगी। मेरा सारा बदन जलने लगा। मैं बहुत जोरों से तड़प रही थी और तभी मैं अपने बिस्तर से नीचे गिर गई। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं अपने बिस्तर पर खड़ी हुई। मैंने अपने हाथों और पैरों को देखा तो मुझे कुछ नहीं हुआ था। मेरे पति और बच्ची अभी भी बिस्तर पर सो रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैंने देखा वो एक डरावना सपना था। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और घड़ी पर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैंने वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोया और टॉवल बैल्कनी में रखने चली गई। जैसे ही टॉवल रखकर मैं वापसी आ रही थी तो मेरी नजर उसी भिखारी पर पड़ी। उसने मेरी तरफ इशारा किया और थोड़ा नजदीक आया और फिर से वापसी पीछे भाग गया। सुबह होते ही ये सारी बातें मैंने अपने पति को बताई। पहले तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, फिर मेरी जिद के सामने उनकी एक ना चली। फाइनली वो फ्लैट हमने कैंसिल कर दिया और अब हम फिर से एक नया घर देख रहे हैं।